दोस्तों, जीके बाई प्रेम सर क्लासेज में आपका स्वागत है। और मेरे द्वारा जो वीडियो इस चैनल के अंदर जो डाली जा रही है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और कमेंट करें। और उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप सुझाव दे सकते हैं अपने, ताकि हम अपने में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करने की भी कोशिश करें। तो हमने जो संवैधानिक विकास का क्रम चला रखा था, उस संवैधानिक विकास के क्रम की अगर आपने वीडियो पहले नहीं देखी है तो उन वीडियो को जरूर देखें, ताकि ये पार्ट भी आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए, जिसके अंदर हमने कि जो भारत के अंदर संवैधानिक विकास का क्रम है वो अकबर के समय से शुरू हुआ था। अर्थात जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका भारत में प्रवेश पढ़ लिया है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो 1757 के अंदर प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ लिया है। और उसके बाद में अगर बात करें तो बक्सर का युद्ध पढ़ लिया है, और 1773 ईस्वी के अंदर जो रेगुलेटिंग एक्ट आया है उसके बारे में हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है दोस्तों। और उसी के क्रम के अंदर आपने आगे बढ़ते हुए जो 1781 ईस्वी का एक्ट पढ़ लिया है, और 1783 का पॉक्स इंडिया बिल के बारे में भी अपने जानकारी दे चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर। और जो अभी 1784 का जो एक्ट था, जो जिसको अपने पिट्स इंडिया बिल के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हमने संपूर्ण जानकारी की वीडियो है वो अपडेट कर दी है। अब दोस्तों अपने जो 1793 ईस्वी का जो एक्ट है उसके बारे में जो पढ़ने जा रहे हैं, और इसके अंदर आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। तो दोस्तों संवैधानिक विकास के क्रम के अंदर अपने जो शुरू करेंगे वो करेंगे 1793 ईस्वी का। और कैसे 1793 ईस्वी को करेंगे दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा मैं पीछे ले चलता हूँ बैकग्राउंड के अंदर, कि आपको पता है कि 1773 ईस्वी के अंदर जो रेगुलेटिंग आया था, इस रेगुलेटिंग एक्ट ने कंपनी को 20 वर्ष के लिए व्यापारिक अधिकार दिया था। कितने वर्ष के लिए? 20 वर्ष के लिए दिया था। और अब आप इसमें 20 जो ऐड करोगे तो कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है वो खत्म हो रहा है। कब? 1793 ईस्वी को खत्म हो रहा है। तो अब कंपनी को क्या है, रिवेन्यू करवाना पड़ेगा। अर्थात अपने ये कह सकते हैं कि अब जो संवैधानिक विकास के क्रम में कि 1793 ईस्वी को कंपनी के द्वारा अब जो ब्रिटिश संसद है उससे 20 वर्ष के लिए और मान्यता लेनी पड़ेगी। तो अब 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट है वो इसी से संबंधित है दोस्तों, ये ही हम अपने पढ़ने जा रहे हैं। तो 20-20 वर्ष के गैप के अंदर आएंगे, इन्हीं को आपने ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। तो अपना पहला जो है यही करेंगे 1793 ईस्वी का, 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट जो दोस्तों कंपनी से रिलेटिव कोई भी उसको अधिकार देने से संबंधित जो अधिनियम पारित होगा वो चार्टर एक्ट के अंदर कहलाएगा, चार्टर एक्ट कहलाएगा। ये ध्यान देना आपने, क्योंकि ये इस प्रकार के अधिनियम भी आएंगे, चार्टर एक्ट भी आएंगे, संशोधन अधिनियम भी। जो भारतीय संविधान के अंदर जो प्रारंभिक स्थिति है वो एक इतिहास के रूप में है, उसको थोड़ा आपने समझना भी है और उसको नोट भी करना है। तो 1793 का जो चार्टर एक्ट है दोस्तों, इसकी मुख्य बात ये थी कि इसके तहत कंपनी को 20 वर्ष के लिए, जो 1793 ईस्वी के चार्टर के तहत कंपनी को 20 वर्ष के लिए व्यापारिक अधिकार प्रदान कर दिए गए, व्यापारिक अधिकार प्रदान किए गए, और इसकी जो मान्यता बढ़ा दी गई। कितने वर्ष के लिए? 20 वर्ष के लिए। किसकी मान्यता बढ़ा दी गई? जो कंपनी है, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसकी दोस्तों 20 वर्ष के लिए व्यापारिक अधिकार है वो बढ़ा दिए गए। अब 20 वर्ष के लिए व्यापारिक अधिकार बढ़ा दिए गए। इसके साथ साथ में ये तो एक काम पहला है, जो 1773 ईस्वी के बाद में कंपनी का दूसरी बार है जो व्यापारिक अधिकार बढ़ाया गया है, उसको लाइसेंस 20 वर्ष के लिए और दे दिया गया। इसके साथ साथ में ये इस 1793 का पहला काम हो गया। तो दूसरा काम ये किया कि जो गवर्नर था बंगाल का, जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, कहाँ का? बंगाल का, उस गवर्नर जनरल को यह पावर दी गई या उसको शक्ति दी गई। कौन सी शक्ति दी गई? सर्वोच्च सेना शक्ति दी गई।
सर्वोच्च शक्ति दी गई। अपने लिख सकते हैं कि जो शक्ति दी गई थी वो सर्वोच्च थी, अर्थात अपने जिस प्रकार राष्ट्रपति के पास में तीनों सेनाओं की शक्ति है, वो ऐसी ही शक्ति गवर्नर जनरल को 1793 के चार्टर के माध्यम से है जो सर्वोच्च शक्ति प्रदान की गई है, जो शक्ति है वो सर्वोच्च रूप में प्रदान की गई। और इसके तहत ये क्या कर सकता था, ये है जो सभी निर्णय ले सकता था। क्या ले सकता था? सभी निर्णय ले सकता था। ये सभी निर्णय ले सकता था। ये गवर्नर जनरल है वो सभी निर्णय ले सकता था, क्योंकि इसको सर्वोच्च शक्ति प्रदान थी। कब मिली? 1793 ईस्वी को। और इसके साथ साथ में तीसरी बात जो है वो आपको यह समझनी पड़ेगी कि आपने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जरूर देखना। अगर ये वीडियो से पहले आपने नहीं देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जिसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य हैं उनको वेतन और भत्ते 1793 से है जो कौन देगा? तो इस बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल है दोस्तों, इसको भत्ते और जो इनकी नौकरी जो पैसे देने के काम है वो सैलरी कौन देगा? वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। कहां से दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, या यूं कह सकते हैं भारतीय संचित निधि से दिया जाएगा। आप ये चीज ऐसे याद रख सकते हो। 1793 के चार्टर एक्ट में कंपनी के जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार है दोस्तों, उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। पहला काम तो ये किया। दूसरा काम ये किया कि जो गवर्नर जनरल है उसकी शक्ति को बढ़ा दिया गया, उसकी पावर को बढ़ा दिया गया और उसे सभी निर्णय लेने का अधिकार दिया और वह अपनी परिषद का निर्णय निरस्त कर सकता था। अपनी जो परिषद है, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी, उस जो काउंसिल का जो निर्णय है उस परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता था। जो निरस्त करने का काम है वो भी गवर्नर कर सकता था और अपना सभी का निर्णय भी चला सकता था। ये पावर है वो 1793 ईस्वी में दी गई। और उसके बाद में आपको पता है 1784 के अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है जो कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों के रूप में बांट दिया गया था। इसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्य थे उनको दोस्तों वेतन है वो भारतीय राजस्व या भारतीय जो संचित निधि है उस संचित निधि से दिया जाएगा। संचित जो निधि है उस संचित निधि से वेतन दिया जाएगा। किनको? इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को। तो दोस्तों अब देखिए, आपके दिमाग में एक बात जरूर रहनी चाहिए कि जो 1793 ईस्वी में इन भारतीय राजस्व से इन सदस्यों को वेतन दिया जाना शुरू हो गया, तो ये परंपरा कब तक चली? तो दोस्तों ये संचित निधि से भारतीय राजस्व से इन बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन देने की जो परंपरा है वो 1919 तक चली थी। कब तक चली थी? 1919 तक चली थी। तो आपके ये है जो 1793 का चार्टर एक्ट में मुख्य बातें हैं। अब अपने पढ़ेंगे दोस्तों 1813 ईस्वी का चार्टर, क्योंकि अभी जो आपको एक एक बात समझ में आएगी कि जो 1793 में चार्टर क्यों आया और 1813 का चार्टर क्यों आया, ये एक एक बात है जो यहाँ पर अपने क्लियर करेंगे। तो दोस्तों अभी अपने जो 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट पढ़ा है उसी एक्ट के अंदर मान के चलो आपने अभी मैंने बताया है कि कंपनी को कितने वर्ष के लिए मान्यता जो अधिकार मिला, 20 वर्ष के लिए इसको लाइसेंस दिया गया। चार्टर का मतलब होता है लाइसेंस, और वो कितने वर्ष के लिए दिया था? 20 वर्ष के लिए। अब इस 1793 में आप 20 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 1813 हो जाएंगे। तो जो लाइसेंस है वो कब रिन्यू करवाना पड़ेगा? तो 1813 में। तो 1813 के अंदर कंपनी जाती है ब्रिटेन की संसद में, और ब्रिटेन की संसद में जाकर दोस्तों क्या करती है, वहां से इस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो के लिए है जो 20 वर्ष का अधिकार पत्र प्राप्त करती है। फिर भारत के अंदर 20 वर्ष के लिए क्या करती है? व्यापार करती है। तो अब अपने पढ़ने जा रहे हैं 1813 का चार्टर एक्ट। मैं आपको ये जो करवा रहा हूँ साथ साथ में आप नोट करें, और अगर नोट नहीं करें तो वीडियो को 2-3 बार जरूर देखें ताकि आपको एक एक बातें हैं वो क्रम के अनुसार याद हो जाएगी। अब देखिएगा कि बात करते हैं अपने 1813
का चार्टर एक्ट की बात करते हैं। 1813 का जो चार्टर एक्ट है इसकी बात करें तो देखिए इसमें क्रम आपने यही 20 वर्ष का रखना है। 1773 में 20 जोड़ दिए 1793 और इसमें 20 जोड़ दिए कितने हो गए 1813। अब यहां तक पहुंच गए अपने चार्टर कितने मिल गए 20 वर्ष की मिल रही है इनको, फिर अब 20 वर्ष का इनको चार्टर मिल गया। तो 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट है दोस्तों, ये जब ब्रिटिश सरकार ने इस कंपनी को दिया अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी को जब ये चार्टर दिया और इसका जो 20 वर्ष का कार्य है या अधिकार बढ़ाया गया, तो इसके साथ साथ में जो ब्रिटिश सरकार है उसने सोचा कि कंपनी है वो भारत के अंदर फैलती जा रही है, इससे अच्छा है कि ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत पर क्या कर दिया जाए, ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत पर नियंत्रण कर दिया जाए, न कि अब कंपनी के द्वारा भारत पर शासन किया जाए। ऐसी बातें हैं जो कहां शुरू होगी दोस्तों, ब्रिटिश की संसद में ऐसी बातें हैं जो शुरू हो चुकी थी और इसी आधार पर या इसी का फायदा इसी के लिए क्या हुआ, ब्रिटिश संसद के दिमाग में कुछ बातें आई और कंपनी का ये चार्टर 1813 का जैसे ही पास किया, इसके अंदर इन्होंने क्या किया, कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया था। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त करने के कारण जो 1813 का चार्टर एक्ट है दोस्तों, इसी चार्टर एक्ट का दूसरा नाम क्या है, मुक्त व्यापार एक्ट, इसको बोलते हैं मुक्त व्यापार एक्ट बोलते हैं, इसको ध्यान रखना, मुक्त व्यापार एक्ट बोलते हैं। और इसी एक्ट के माध्यम से क्या कहा गया कि जो कंपनी है, कौन सी कंपनी, जो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है दोस्तों, इसके जो व्यापारिक एकाधिकार है, व्यापारिक एकाधिकार है, व्यापारिक एकाधिकार, इन एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो अब कंपनी क्या करेगी, इसलिए क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र सिर्फ और सिर्फ कौन कौन सा एकाधिकार दिया गया, सिर्फ और सिर्फ कौन से एकाधिकार है, एक कहा गया कि वह भारत के अंदर या भारत में चाय का एकाधिकार रखेगी, चाय के जो व्यापार है उसका एकाधिकार, चाय के व्यापार का है वो एकाधिकार रखेगी। और दूसरा काम ये कहा गया कि जो चीन देश के साथ में यह व्यापार करती है, चीन के साथ में कंपनी जो व्यापारिक एकाधिकार है वो भी दिया गया, व्यापारिक एकाधिकार कंपनी के साथ में। तो देखिएगा अभी कि 1813 का चार्टर एक्ट जब ब्रिटिश संसद के अंदर पेश हुआ तो ब्रिटिश संसद ने सोचा कि अब है जो कंपनी है जो भारत में शासन नहीं करे उसका प्रभाव कम कर दें, और ब्रिटिश संसद के द्वारा है जो भारत पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया जाता है। और उसके तहत ही इस जो 1813 का चार्टर एक्ट है उसका नाम दिया गया मुक्त व्यापार एक्ट। और दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है उनको समाप्त कर दिया गया, सिर्फ किसको छोड़कर, इनको दो को छोड़कर, ये ध्यान रखना, इन दो को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर कौन कौन से को, कि भारत के अंदर चाय का व्यापार तो कंपनी करेगी, एकाधिकार कंपनी करेगा, और चीन के साथ में आयात निर्यात का काम भी कौन करेगी, कंपनी करेगी। ये दोनों एकाधिकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेंगे, बाकी है वो सारे के सारे कंपनी के एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों अब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब 1813 जो का चार्टर है उसमें और कौन कौन सी बातें शामिल है वो अपने पढ़ेंगे। तो दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट है उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना ही है। और इसके साथ साथ में और क्या कहा गया, अब जो 1813 का चार्टर एक्ट है दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि 1813 के या इस चार्टर के अंदर
जो ईसाई धर्म के प्रचारक हैं, ईसाई धर्म के प्रचारक जिसको मिशनरी बोलते हैं, ईसाई धर्म प्रचारक इन ईसाई धर्म के जो प्रचारकों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। ईसाई धर्म का जो प्रचारक हैं उनको भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति दे दी गई अंग्रेजों के द्वारा। अब इनको अनुमति अंग्रेजों के द्वारा दे दी गई कि वो भारत में जाएं और ईसाई धर्म का प्रचार करें। लेकिन इसके साथ साथ में ब्रिटिश संसद ने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, कौन सी कंपनी दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने भारत को अच्छी तरह से लूटा था, मतलब बहुत बुरी तरह से लूटपाट मचाई थी इसने। तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है दोस्तों, इसको ब्रिटिश संसद के द्वारा यह निर्देश दिया गया, क्या दिया गया, निर्देश दिया गया या ऑर्डर दिया गया कि आप प्रति वर्ष क्या करोगे, 1 लाख रुपए, कितने रुपए, 1 लाख जो रुपए हैं दोस्तों वो भारतीय शिक्षा पर लगाओगे। किसकी शिक्षा पर, भारतीय जो शिक्षा है उस पर लगाओगे। ये है जो कंपनी को आदेश दिया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा। देखिएगा 1813 के अंदर जो मुक्त व्यापार इसको एक्ट बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ भारत के अंदर चाय के एकाधिकार और दूसरा चीन के साथ में एकाधिकार को छोड़कर कंपनी के संपूर्ण एकाधिकारों को क्या कर दिया गया दोस्तों, समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद में जो ईसाई मिशनरी है जिनको भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में भेज दिया गया कि आप भारत में जाइए और ईसाई धर्म का प्रचार कीजिए, ये इनको अनुमति प्रदान हुई। और ईस्ट इंडिया कंपनी को ये आदेश दिया गया या निर्देश दिया गया, किसके द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, कि वह अब भारतीय जो शिक्षा है उस पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष लगाएंगे, ताकि उनकी जो सोच थी अंग्रेजों की कि भारतीय समझेंगे कि अंग्रेज हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और आपको पता है कि 1793 का जो एक्ट आया था, उसी 1793 के एक्ट की बात करूं तो उसी समय 21 अप्रैल सन 1793 में ही जो ICS की एग्जाम है वो शुरू हो चुकी थी। ICS जो एग्जाम है, इंडियन सिविल सर्विस का जो एग्जाम है दोस्तों, इसकी स्थापना है वो बात करें तो 21 अप्रैल को शुरू हुई थी। 21 अप्रैल सन 1793 ईस्वी को है जो शुरू हो चुकी थी। कौन सी, ICS की जो परीक्षा है वो शुरू हो चुकी थी। लेकिन इसका जो सेंटर है वो कहाँ था, लंदन के अंदर था। तो इसका आपने ध्यान रखना। साथ में 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें ब्रिटिश संसद ने कहा कि आप भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए क्या करोगे, खर्च करोगे। ये है जो किसमें कहा गया, 1813 के चार्टर एक्ट में कहा गया। अपने ये दो कंप्लीट हो गए हैं, 1793 का और 1813 का। अब अपने 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे दोस्तों। 1833 का चार्टर एक्ट अपने पढ़ेंगे तो आप है जो 1813 ईस्वी के अंदर 20 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 1833 आ जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि जो कंपनी है उसके जो 20 वर्ष है वो भारत में पूर्ण हो चुके हैं, या उसके जो 20 वर्ष है वो क्या हो चुके हैं, भारत में पूरे हो चुके हैं। 20 वर्ष का मतलब लाइसेंस का समय पूरा हो चुका है। वैसे तो कंपनी आपको पता है कि 1608 ईस्वी के अंदर कंपनी है जो भारत में आ चुकी थी। कब आई थी, तो 24 अगस्त को भारत के अंदर प्रवेश किया था। किसने, विलियम हॉकिंस ने। और उसी ने उसके बाद में है जो 1612 ईस्वी में सूरत के अंदर कंपनी की नींव रखी थी। लेकिन अपने बात कर रहे हैं कि 1793 से 20 वर्ष पूरे हो गए थे 1813 तक। और 1813 के जो 20 वर्ष की मान्यता है वो कब प्राप्त पूरी हुई, 1833 में। तो अब अपने जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा एक्ट है दोस्तों, तो 1833 का एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट,
ये अपने भी 1833 का जो चार्टर एक्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर दोस्तों यहां से स्टार्टिंग है आपको भारतीय संविधान के अंदर, जो भारतीय संविधान है हमारा, उसी भारतीय संविधान का प्रथम अगर प्रारूप किसे कहा जाता है तो इसी 1833 के चार्टर को कहा जाता है। जब भारतीय संविधान का इस एक्ट को प्रथम प्रारूप कहा जाता है तो आप इस चार्टर के वैल्यू जरूर समझिएगा। तो देखिएगा 1833 का जो चार्टर एक्ट है वो दोस्तों जब कंपनी है जो ब्रिटिश संसद में जाती है और ब्रिटिश जो संसद है वहां पर उसमें बहस होती है, ये जो 1833 का चार्टर एक्ट आएगा उसके अंदर जो ब्रिटिश संसद है वहां पर बहस होती है कि अब कंपनी को जो 20-20 वर्ष के गैप में जो मान्यता है या चार्टर है, लाइसेंस है, वो नहीं देना चाहिए हमें। ऐसी बहस का होती है ब्रिटिश संसद में होती है। लेकिन ब्रिटिश संसद के अंदर आपको पता होगा कि जो लॉर्ड टीबी मैकाले हैं उनके द्वारा कंपनी का पक्ष लिया गया। कंपनी का पक्ष ऐसे लिया गया, अभी आपको थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताता हूं कि 1833 का चार्टर एक्ट के पास करवाने के लिए देखिएगा, जैसे ये ब्रिटिश संसद है, ये ब्रिटिश संसद है और इसी ब्रिटिश संसद के अंदर यहाँ भारत से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जाती है, किसके लिए? 20 वर्ष के लिए अपना अधिकार बढ़वाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो कुछ सांसद होते हैं वो सांसद क्या कहते हैं कि सांसद कहते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक बड़े भारत पर इतनी छोटी सी कंपनी शासन करे, ये अच्छी बात नहीं है। ये कहा छोटी सी कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बहुत बड़े भारत पर अगर अधिक जो शासन करे ये अच्छी बात नहीं है। तो उनके बात सुनेंगे सांसदों की, तो कि आपकी क्या राय है? तो उन्होंने कहा भी हमारी राय तो ये है कि कंपनी के शासन को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए और भारत पर पूर्ण रूप से ब्रिटेन का अधिकार हो जाए। ये बात किसने कही? जो ब्रिटिश के सांसद थे उन्होंने कही थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। लेकिन वहां पर एक समाज सुधारक थे जिनका नाम आता है लॉर्ड टीबी मैकाले। नाम आता है लॉर्ड टीबी मैकाले। लॉर्ड टीबी मैकाले नाम आता है। और ये जो लॉर्ड टीबी मैकाले है इन्होंने कहा कि ब्रिटिश जो कंपनी ब्रिटिश संसद है इसको तो भारत के बारे में, वहां की रीति रिवाजों के बारे में, वहां की परंपराओं के बारे में, वहां की जो भी मेले हैं, त्योहार हैं, उनके बारे में ब्रिटिश संसद को बिल्कुल पता नहीं है। तो किसको पता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को पता है, क्योंकि यह 1600 ईस्वी से लेकर कब तक? 1833 ईस्वी तक कितने वर्ष हो गए? ये लगभग कहते हैं कि 200 वर्षों से वहां भारत के अंदर काम कर रही है। तो इसी को ये है जो इनकी रीति नीति अच्छी तरह से जानेंगे और इसी कंपनी को ही भारतीय जो प्रशासन है वो सौंप देना चाहिए। और इसी आधार पर, इस लॉर्ड टीबी मैकाले के आधार पर ही ब्रिटिश संसद के द्वारा 1833 का जो चार्टर एक्ट है वो ब्रिटिश संसद के द्वारा क्या कर दिया गया? पास कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पास कर दिया गया। अब जो ब्रिटिश संसद के द्वारा 1833 का चार्टर जैसे ही दोस्तों पास होकर आया तो उस चार्टर के अंदर कौन कौन सी बातें थी वो इस समय हमने पढ़नी है। तो अभी देखिएगा, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों कि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में एक बात तो ये कहा गया कि कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है दोस्तों वो ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापारिक एकाधिकार इसके समाप्त कर दिए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे वो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए गए। व्यापारिक जो एकाधिकार एक दुक्का बचे थे वो पूर्ण रूप से क्या कर दिए गए? समाप्त कर दिए गए। एक काम तो ये हो गया। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी के दोस्तों व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गए तो कंपनी करेगी क्या? अब कंपनी है वो प्रशासन करेगी। प्रशासन, प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक
वह राजनीतिक कार्य करेगी। अब जब इसके पास में व्यापार का काम खत्म हो गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में अपना प्रशासनिक काम और राजनीतिक काम ये दो काम ही करेगी, बाकी इसके काम है वो क्या हो गए, समाप्त हो गए, क्योंकि व्यापारिक एकाधिकार है वो दोस्तों कंपनी का समाप्त कर दिया गया। लेकिन ध्यान रहे, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कब किए, तो इसके व्यापारिक एकाधिकार है उसका आंसर 1813 ही होगा, क्योंकि 1813 के अंदर नाम मात्र का एक ही व्यापारिक एकाधिकार रहा था, बाकी समाप्त कर दिए गए थे। तो ये ध्यान रखना आप। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार है उसको एक जो बचा था उसको भी पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी के पास में केवल और केवल प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य बच गया। अब ये प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य करेगी। इसके तहत क्या है दोस्तों, अपने पढ़ेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य करेगी। तो अब जो भारत के अंदर बंगाल का गवर्नर होता था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल था, उसका नाम था, क्या नाम था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये था दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अब जो 1833 का चार्टर आया दोस्तों, तो इसमें बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इसी लॉर्ड विलियम बेंटिक को 1833 के चार्टर के तहत क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 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 तो आपसे अगर प्रश्न पूछे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक है जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का अंतिम भी कौन हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो वो आपको पता है वो भी वॉरेन हेस्टिंग ही था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, वो लॉर्ड क्लाइव था। तो इस क्रम को मैं अभी आपको समझाऊंगा जरूर कि कौन सा प्रथम था कौन सा अंतिम था। तो 1833 के चार्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी के पास में केवल प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य बच गए। और बंगाल का जो गवर्नर जनरल था जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक, और उसको अब किसका गवर्नर जनरल बना दिया गया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पूरे भारत का गवर्नर जनरल कौन हो गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गया। और इसी भारत का जो गवर्नर जनरल है विलियम बेंटिक, इसी को प्रथम गवर्नर जनरल कहते हैं। इंडिया का जो इंडिया है उसका प्रथम गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक को कहा जाता है। अब अपने बात करते हैं, जब ये भारत का गवर्नर जनरल बन गया दोस्तों, तो इसका कार्यकाल भी जो कार्य का काम है वो बढ़ गया है, कार्य इसका बढ़ चुका है। इसलिए इसको सहायता के लिए, हेल्प के लिए कुछ मेंबर्स की इसको जरूरत होगी। और वो मेंबर्स ही क्या होंगे, जो इस गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसकी जो परिषद है कार्यकारिणी उसमें काम करेंगे। तो अब अपने बात करते हैं कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक की परिषद है उसमें कुल कितने सदस्य हैं और उन सदस्यों के द्वारा क्या क्या जो काम है किए जाएंगे, कौन से काम है वो किए जाएंगे, उनके बारे में दोस्तों अपने पढ़ेंगे। तो जो देखिएगा 1833 का जो चार्टर एक्ट है इसके अंदर अभी अपने बात की थी, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, वही विलियम बेंटिक जिसने राजा राम मोहन राय के प्रयासों से भारत के अंदर 1829 में सती प्रथा का अंत किया था, वो यही विलियम बेंटिक है।
और ये भारत के क्या बन गए, प्रथम गवर्नर जनरल बन गए दोस्तों। और प्रथम जो गवर्नर जनरल है विलियम बेंटिक है। इसकी जो कार्यकारिणी परिषद है, इसकी कार्यकारिणी जो परिषद है, इसी परिषद के अंदर कितने सदस्य थे, 3 सदस्य हुआ करते थे। इसमें एक चौथा सदस्य और जोड़ दिया गया। कितना, कौन सा सदस्य, चौथा सदस्य। और चौथा जो सदस्य जोड़ा गया दोस्तों वो है विधि विशेषज्ञ। कौन सा है, विधि विशेषज्ञ। विधि विशेषज्ञ को जोड़ा गया। ध्यान रखना है आपने कि जो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसकी कार्यकारिणी के अंदर 4 सदस्य थे। लेकिन जैसे ही 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, उसमें क्या किया, इन 4 सदस्यों में से 1 सदस्य कम कर दिया गया और यहाँ पर 3 सदस्य बच गए थे। अब क्या हुआ, वापिस इस 1833 के चार्टर में 1833 के चार्टर में 1 सदस्य और जोड़ दिया गया और टोटल कितने हो गए, 4 सदस्य हो गए। तो विलियम बेंटिक की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें कुल 3 सदस्य थे, कुल 4 सदस्य थे, जिसमें से पहले 3 थे और चौथा जो सदस्य है जोड़ा गया वो है विधि विशेषज्ञ। कौन था वो, विधि विशेषज्ञ था। और जिनका नाम आता है लॉर्ड टीबी मेकाले। लॉर्ड टीबी मेकाले को जोड़ा गया था। अब जो लॉर्ड टीबी मेकाले है, इसको क्या है, जो ये विधि विशेषज्ञ है, इसलिए इसको जो जोड़ने की तारीख है, इसको कब जोड़ा गया था इस परिषद के अंदर, तो दोस्तों ध्यान रखना 1834 ईस्वी में इसे विधि विशेषज्ञ के रूप में जोड़ा गया। किसको, जो लॉर्ड टीबी मेकाले है, इसे जोड़ा गया। और भारत के अंदर, यहां ध्यान दीजिए, भारत में 1834 के अंदर लॉर्ड टीबी मेकाले की अध्यक्षता में क्या काम हुआ, भारत में 1834 में लॉर्ड टीबी मेकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का स्थापना हुई। प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई। आयोग की स्थापना हुई, कब हुई, तो दोस्तों 1834 में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में, लॉर्ड टीबी मेकाले की अध्यक्षता में हुई थी। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक था। तो आपको यहाँ तक बात है वो समझ में आ गई होगी। और विलियम जो, अब देखो ये कार्यकारिणी परिषद है, ये अब कानून बनाने का काम करेगी, कानून बनाएगी, कानून बनाने का कार्य करेगी। कौन, जो गवर्नर जनरल की परिषद है वो कानून बनाएगी, क्योंकि इसीलिए तो इसमें विधि विशेषज्ञ को जोड़ा गया है। अब देखिए, इस अधिनियम के द्वारा या चार्टर के द्वारा जो अधिनियम बना था या जो कानून बना था, इसी कानून के तहत जो 1844 ईस्वी के अंदर जो दास प्रथा है, दास प्रथा का अंत किया गया। दास प्रथा का अंत है वो किस एक्ट के तहत किया गया, तो 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसके अंदर जो कानून बनाया गया था, उसी कानून के माध्यम से 1844 के अंदर दास प्रथा का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया था। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जो क्या है कि जो चौथा सदस्य लॉर्ड टीबी मेकाले को जो जोड़ा गया है, इसी जो लॉर्ड टीबी मेकाले है दोस्तों, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक। इसे कहते हैं भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा है, भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा है, इस अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है, तो जनक की बात करें
तो लॉर्ड टीबी मैकाले को कहा जाता है। लॉर्ड टीबी मैकाले ने की जो नियुक्ति है वो कब हुई, तो 1834 में। तो और लॉर्ड टीबी मैकाले की अध्यक्षता में जो प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई, 1834 में। और इसी एक्ट के माध्यम से जो 1844 में दास प्रथा थी उसका अंत कर दिया गया। और जो कार्यकारिणी परिषद है उसका जो सदस्य लॉर्ड टीबी मैकाले है उससे को कहा जाता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक। उसी को क्या कहा जाता है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। दोस्तों यहाँ तक आपको कंप्लीट बात है वो समझ में आ गई होगी। अब अपने पढ़ते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट है वो इस 1833 में 20 जोड़ो अपने आप बन जाएगा, कितने वर्ष बाद में आना था, तो 1853 के अंदर चार्टर एक्ट आ जाएगा आपका। तो ये जो चारों हैं वो चार्टर एक्ट के नाम से जाने जाएंगे। बाकी अधिनियम, संवैधानिक विकास, जो अधिनियम और जो संसद के प्रति आएंगे तो उनको अपने अलग अलग नाम से है जो जानेंगे। दोस्तों यहाँ पर अब अपने करने जा रहे हैं 1833 का जो चार्टर एक्ट है ये करेंगे। तो 1853 का चार्टर एक्ट आप देखिएगा, इसकी पृष्ठभूमि जरूर आपको समझनी होगी। 1800 पढ़ रहे हैं और अपने देखेंगे कि 1853 का चार्टर एक्ट है ब्रिटिश संसद ने क्यों पारित किया था। जब वो ब्रिटिश संसद है जो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को तो कम कर रही है और एक तरफ है वो इस जो अधिनियम या एक्ट को है जो पारित कर रही है। तो इसका कारण ये था दोस्तों कि 1853 के अंदर अपने बात करें कि जो भारत का गवर्नर जनरल है, भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, गवर्नर जनरल की बात करें, डीजी की बात करें तो वो लॉर्ड डलहौजी था। कौन था, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी था। और लॉर्ड डलहौजी का समय है दोस्तों वो 12 जनवरी 1848 से, और कब से 12 जनवरी 1848 से ये जो लॉर्ड डलहौजी है इसका समय था 28 फरवरी 1856 तक। दोस्तों यह है भारत का 1853 के समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, डलहौजी था। डलहौजी था तो 12 जनवरी 1848 से 28 फरवरी 1856 तक है वो भारत का गवर्नर कौन रहता है, लॉर्ड डलहौजी रहता है। और यह लॉर्ड डलहौजी वही लॉर्ड डलहौजी है जिसने इस भारत देश के लिए, भारत देश के अंदर क्या किया था कि जो बौद्ध निषेध प्रथा है और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति है, उसके बाद में जो राज्य के विलय की नीति है, इसी के आधार पर इसने कई जो रियासतें थी उनको अंग्रेजी रियासत के अंदर मिलाने का काम किया था। इसलिए लॉर्ड डलहौजी को इस बौद्ध निषेध प्रथा का और राज्य की विलय नीति का और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। तो इन नीतियों से परेशान होकर, जैसे आप एक बात यहाँ पर अपनी इस 1853 को पढ़ने से पहले आपको एक बात जरूर सोचनी होगी कि जैसे राजा राम मोहन राय ने 1829 ईस्वी के अंदर विलियम बेंटिक के द्वारा क्या किया था कि सती प्रथा का अंत करवा दिया था। दोस्तों जब सती प्रथा का अंत करवा दिया था तो अपने ऐसे कह सकते हैं कि 1829 में सती प्रथा का अंत हो गया था। तो अपने ये दिमाग में लगाओ एक बात है कि भारत के अंदर समाज सुधारकों ने जन्म ले लिया था और 1853 तक उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया था। तो पहला विरोध इन्होंने ये किया, जो भारतीय जनता है इन्होंने ये विरोध किया था कि जो कानून है भारतीयों के लिए, क्या जो भारतीयों के लिए कानून है वो कानून अंग्रेज नहीं बनाएंगे, वो कानून कौन नहीं बनाएंगे, अंग्रेज नहीं बनाएंगे। इस कानून को बनाने के लिए जो कानून है
उस कानून को बनाने के लिए भारत के अंदर क्या होनी चाहिए, एक विधानमंडल होनी चाहिए। ये लोगों ने मांग कर दी थी, भारतीय जो लोग हैं, जो भारतीय जनता है, उसके द्वारा मांग की गई कि भारतीय जो कानून है भारतीय लोगों पर, वो अंग्रेजी कानून नहीं चलेगा, हमारे भारत का कानून बनाया जाए, और वो भी किसमें, विधानमंडल में बनाया जाए। और विधानमंडल के अंदर हमारे जो भारतीय लोग हैं, हमारे भारतीय लोगों को शामिल किया जाए, भारतीय लोगों को शामिल किया जाए, या यूं कह सकते हैं कि जो प्रांतीय प्रतिनिधि है या क्षेत्रीय प्रतिनिधि लोग हैं, उनको विधानमंडल में शामिल कर दिया जाए। और मांग उन्होंने क्या की, भारतीय जनता के द्वारा क्या मांग की गई, यह मांग की गई कि जो पढ़े लिखे उच्च शिक्षित लोग हैं उनको भी ICS एग्जाम के अंदर, इंडियन सिविल सर्विस के अंदर है, वो शामिल किया जाए। और इसे को किस माध्यम से शामिल किया जाए, प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से, प्रतियोगिता जो परीक्षा है उसी के माध्यम से जो शामिल किया जाए। उसके बाद में कहा, बंगाल के अंदर लोगों ने विद्रोह कर रखा था दोस्तों। 1853 का चार्टर बड़ा मुश्किल से पास हुआ था, क्योंकि भारतीयों ने विद्रोह किया। एक तो कि भारतीयों के लिए कानून है वो अंग्रेज नहीं बनाएंगे, दूसरा कहा कि उस कानून को बनाने के लिए विधानमंडल होना चाहिए भारत में, और उस विधानमंडल के अंदर भारतीय सदस्य होने चाहिए या प्रांतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए। और अपना तीसरा पॉइंट है, जो इस जनता की मांग थी कि जो उच्च पद पर अधिकारी बैठते हैं उनमें भारतीय भी शामिल होने चाहिए, जो पढ़े लिखे भारतीय हैं वो भी ICS का एग्जाम दे सकते हैं। तो अपने आपको मैंने कल भी बताया था कि जो ICS एग्जाम है वो 21 अप्रैल सन 1793 ईस्वी में है जो शुरू हो गया था। अब चौथी बात ये थी कि बंगाल के लोगों ने विद्रोह इसलिए भी किया था क्योंकि जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, तो बंगाल का कार्यकाल है, जो कार्यकाज है वो कुछ कम हो गया था, लोग परेशान हो गए थे। इसलिए जो बंगाल के अंदर क्या कहा कि बंगाल में होना चाहिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर होना चाहिए, जो LG होना चाहिए, LG की व्यवस्था होनी चाहिए, ये मांग की थी। तो आपको ये मांगे अगर पता है तो 1853 का चार्टर होने में कुछ टाइम नहीं लगेगा। कैसे कि अब इन सारी जो विद्रोह की बातें हैं, जो जनता ने विद्रोह कर रखा है, इसकी जो बातें हैं वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ब्रिटिश सरकार के पास में भेजी गई। क्या कहां भेजी गई, ब्रिटिश सरकार के पास में या ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजी गई दोस्तों। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सन 1852 ईस्वी में एक कमेटी का गठन किया, और उस कमेटी ने रिपोर्ट दी कब, 1853 में, और उसी से ये 1853 का चार्टर एक्ट है जो क्या कर दिया गया दोस्तों, पारित कर दिया गया। तो अब अपने पढ़ना है कि 1853 के चार्टर एक्ट के अंदर क्या ये मांगे हैं जो भारतीयों के द्वारा की गई थी, वो उनकी मांगे पूरी कर दी गई थी। चलो अपने चलते हैं 1853 के चार्टर पर आने वाली विशेष बातों की तरफ, इसमें क्या क्या शामिल किया गया था और क्या क्या शामिल नहीं किया गया था। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो है जो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक व कमेंट करना न भूलें, और इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों के अंदर, ताकि उनको भी घर बैठे इस लॉकडाउन में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट है उसकी पहली बात तो ये की गई कि जो भारत है उस भारत में दोस्तों क्या किया गया, एक विधान मंडल की स्थापना कर दी गई। किसकी स्थापना, विधान मंडल की है जो दोस्तों भारत में क्या हो चुकी है, स्थापना कब हुई, 1853 के अंदर। और इस विधान मंडल के अंदर कुल टोटल कितने सदस्य होंगे, तो टोटल दोस्तों जो मेंबर होंगे वो होंगे 12। कितने सदस्य होंगे, 12 सदस्य होंगे। ये ध्यान रखना कि जो सदस्यों की संख्या है वो 12 होगी, 12 मेंबर या सदस्य होंगे इसमें, किसमें, विधानमंडल में। और इस विधानमंडल के जो 12 सदस्य होंगे इनको 2 भागों में बांट दिया गया। कैसे, ये 6 सदस्य एक साइड में कर दिए गए और 6 सदस्य एक साइड में कर दिए गए, 12 हो गए टोटल। लेकिन ये 6 सदस्य कौन से हैं, ये 6 सदस्य वही है जो ब्रिटिश सरकार ने मनोनीत किए थे। ब्रिटिश
सरकार ने मनोनीत किए थे, ब्रिटिश सरकार के द्वारा मनोनीत करके भेजे गए थे। अर्थात मैं यूं कह सकता हूं कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो 6 सदस्य थे वो यही सदस्य है, या इन्हीं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्यों को किस में शामिल कर दिया गया, विधान मंडल में शामिल कर दिया गया। तो अब ये जो 6 सदस्य हैं दोस्तों, ये कौन है, तो ये है दोस्तों क्षेत्रीय प्रतिनिधि। क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि है वो है दोस्तों क्षेत्रीय प्रतिनिधि। क्षेत्रों से जो प्रतिनिधि लिए गए हैं वो है ये 6 सदस्य, तो 12 सदस्य हो गए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से अभी उसका जो पावर है वो कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार क्या चाह रही है, वो अपने प्लान बना रही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है वो भारत से समाप्त कर दिया जाए और वहां पर केवल और केवल ब्रिटिश सरकार ही शासन करे। ऐसा कुछ प्रावधान करने के लिए ही तो इन्होंने भारतीय जनता को खुश करने के लिए विधानमंडल की मांग को पूरा कर दिया, और इन जो भारतीयों की जो संख्या है वो भी 6 इधर रख ली और 6 इधर, 6 जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य हो गए और 6 सदस्य दोस्तों क्षेत्रीय प्रतिनिधि के हो गए। अब अपने बात कर रहे हैं कि और कौन कौन सी बातों में इन्होंने किया। तो अभी आपको मैंने बताया कि ब्रिटिश संसद चाहती थी कि कंपनी की शक्ति कम हो, और कंपनी को चलाने वाले बोर्ड का नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो यहां से सुनिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करेंगे अभी। तो देखिए दोस्तों, अभी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्यों को तो विधानसभा में ले लिया और 6 सदस्य जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि थे उनको शामिल कर लिया। अब बच गया दोस्तों इसके साथ वाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बच गई, जिसमें 24 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य हुआ थे इसमें शामिल थे? 24 सदस्य। इनमें से 6 सदस्य तो क्या किया, गवर्नमेंट जो ब्रिटिश सरकार है उसने घटा दिए। 6 सदस्यों की यहाँ पर संख्या घटा दी, तो सदस्य बच गए यहाँ पर 18 सदस्य बच गए। कहा भी अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर 6 सदस्यों की जरूरत नहीं है, अभी 18 सदस्यों की जरूरत है। और दोस्तों उसके बाद में भी क्या किया, इस 18 में से जो 6 सदस्य है, इन 6 सदस्यों को ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किया गया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा मनोनीत किया गया। तो अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्यों की संख्या है वो दोस्तों 12 रहेगी, और 6 सदस्य ये ब्रिटिश सरकार के हो गए और 6 सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल के यहाँ भी बैठे हैं। तो इस प्रकार अपने सोच सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार चाह रही है कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका प्रशासन और राजनीतिक है जो काम खत्म कर दिया जाए, और शक्ति है जो ब्रिटिश सरकार अपने हाथ में ले ले। तो यहाँ पर विधानमंडल की स्थापना होगी। विधानमंडल में 12 सदस्य थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्य और 6 सदस्य प्रांतीय थे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो 24 सदस्य हुआ करते थे उनमें से 6 सदस्य गवर्नमेंट ने कम कर दिए, ब्रिटिश सरकार ने। कुल 18 सदस्य बच गए। इसी 18 सदस्यों में से 6 सदस्यों की नियुक्ति फिर ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 12 प्लस 6 टोटल तो 18 सदस्य हैं, लेकिन इन 6 सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगी, ब्रिटिश सरकार करेगी। तो अपने ब्रिटिश सरकार और प्रांतीय प्रतिनिधियों की बात हो चुकी है। अब अपने करते हैं कि क्या उनकी जो नेक्स्ट मांग थी जो ICS की वो पूरी हुई है। तो दोस्तों अपने अभी उनके बारे में बात करेंगे। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जब ब्रिटिश सरकार ने यह कहा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों को यह कहा गया कि जो शिक्षित और पढ़े लिखे लोग हैं वो ICS का एग्जाम दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ये अनुमति दे दी, दे सकते हैं, एग्जाम है वो दे सकते हैं। और एग्जाम कहाँ होंगे, लंदन के अंदर होंगे। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो ICS का एग्जाम है, जो इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम है दोस्तों, उसको देने की अनुमति दे दी गई। और इसी अनुमति के बाद में जो भारत के अंदर, भारत में यह एग्जाम देकर प्रथम ICS अधिकारी बनने वाले कौन थे, तो भारत में प्रथम ICS अगर अधिकारी की बात करें दोस्तों कौन थे, तो वो थे सत्येंद्र
सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर ये थे रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। ब्रिटिश सरकार ने ICS एग्जाम को जो उच्च शिक्षित लोग हैं उनको देने के लिए अनुमति दे दी कि आप ये प्रतियोगिता दे सकते हो, लेकिन भारत में प्रथम ICS की अगर बात करें तो वो कौन है दोस्तों? सत्येंद्र नाथ टैगोर है। अब अपने दोस्तों आगे चलते हैं और बात करते हैं 1853 के अंदर क्या बंगाल को लेफ्टिनेंट गवर्नर मिल गया था? तो उसी लेफ्टिनेंट गवर्नर की अपनी बात करेंगे। तो मिला था तो कौन मिला था और कब इसकी व्यवस्था की गई? तो 1853 के चार्टर एक्ट के अंदर दोस्तों ध्यान दीजिए, बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसको तो बना दिया भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया कब? 1833 के अंदर विलियम बेटी को बना दिया। और अब है वो बंगाल के पास में गवर्नर जनरल नहीं है। बंगाल के पास में गवर्नर जनरल नहीं है। गवर्नर जनरल कौन है? भारत के अंदर बना दिया गया है। पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। इसलिए इस बंगाल के लिए दोस्तों यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो गवर्नर है उसकी नियुक्ति की गई। और लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कब की गई? तो 1854 ईस्वी में की गई थी। 1854 ईस्वी के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। और जो प्रथम बंगाल का प्रथम निकला है दोस्तों, बंगाल का प्रथम अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें, लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है उसकी बात करें कौन थे? तो उनका नाम है लॉर्ड फ्रेडरिक थे। लॉर्ड फ्रेडरिक है वो दोस्तों बंगाल के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। LG याद रखिएगा, LG कौन थे बंगाल के प्रथम? तो लॉर्ड फ्रेडरिक थे। इनकी नियुक्ति कब हुई? 1854 में। और कब तक रहे? 1859 ईस्वी तक रहे थे। कब तक रहे थे? तो 1859 ईस्वी तक रहे थे। लेकिन एक बात यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर 1854 में इस पद को स्थापित किया गया। और पहला ही बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड फ्रेडरिक था जो 1859 ईस्वी तक रहा था। लेकिन उसके बाद में क्या गवर्नर नहीं, इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं आए? बिल्कुल आए थे, जरूर आए थे। और यह व्यवस्था है वो बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर की कब से कब तक रही? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है बंगाल के अंदर वो सन 1854 से लेके 1912 ईस्वी तक है जो चली थी। ये LG का समय है। यहाँ तक बंगाल के अंदर है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के सहारे है जो सरकार चली थी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से ये बातें समझ में आ रही है। और अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके जरूर पूछें, कोई भी है और कोई भी आपका अगर इसमें से प्रश्न बन रहा है तो। लेकिन लॉकडाउन के अंदर कुछ आवाज की और जो बैकग्राउंड आवाज है उसकी प्रॉब्लम है, तो आप इसको थोड़ा बहुत सहन कीजिएगा। तो इस बात में आपको ये 1853 का अपना चार्टर एक्ट चल रहा है। इसमें आज 1793, 1813 और 1833 और 1853 का चार्टर एक्ट थे जो कंपनी के बारे में दोस्तों वो पूरे हो चुके हैं। और इसी के साथ में मैं धन्यवाद और इजाजत चाहूंगा, क्योंकि अब नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो ताज का शासन आएगा दोस्तों। ताज का जो शासन है रानी विक्टोरिया के द्वारा वो शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूले। धन्यवाद दोस्तों।